टू आवर यूट्यूब चैनल ए पॉइंट ऑफ एजुकेशन। मैं मतीश कुमार और आपके लिए आज लेके आया हूँ क्लास 11 की अर्थशास्त्र की बेहतरीन एमसीक्यू जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है आपका 2024 सत्र 2023-24 की जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है वो आपकी उसमें आपको लगभग 40 एमसीक्यू रहने वाला है और समय जो आपको मिलने वाला है 1 घंटा। आपको 1 घंटा के अंदर ही जो है 40 एमसीक्यू को सही ढंग से आपको सही करना है। तो क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, कितना कौन कौन से चैप्टर से आपका प्रश्न पूछेगा, तो आपको समस्त इसमें वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो संपूर्ण आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों ये रही आपकी पहली एमसीक्यू। इसमें पहले क्या पूछा गया आपसे कि सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है। तो आपको पता है कि जो सांख्यिकी का कार्य है वो आंकड़ों का संकलन तो है, आंकड़ों का वर्गीकरण तो है, आंकड़ों का विश्लेषण है, पर यहाँ बोला कौन नहीं है। तो कौन नहीं है? आंकड़ों का पूर्व अनुमान। ये आपका सांख्यिकी का काम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर। चलते चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 में आपसे क्या बोला गया? श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। बिक्री नहीं करता है, बिक्री के उद्देश्य से वो निर्माण करता है। तो निर्माण करने वाला क्या कहलाता है? उत्पादक। तो क्या हो जाएगा? एक उत्पादक इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हम लोग। तो दोस्तों 2 का राइट में क्या हो जाएगा? एक उत्पादक, क्योंकि बोला यहाँ पे निर्माण का, क्या बोला है? निर्माण है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? एक उत्पादक। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में आपसे क्या बोला गया? यहाँ पे बोला गया है आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति कहलाता है। मतलब जो आंकड़ा यानी कि डाटा जो संग्रह करता है, जो जमा करता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? गणनाकार, प्रदर्शक, निर्माता या ऑपरेटर। तो पता है जो भी आपका आंकड़ा जमा करता है वो गिनती करता है, तो मतलब क्या? गणनाकार। क्या हो जाएगा? गणनाकार। ऑप्शन ए राइट आंसर। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 में। आपको जितना भी क्लास में बताया गया था उतना ही आपको आने वाला है, कुछ भी बाहर से नहीं है, सब क्वेश्चन आसान है। आपका 40 में 40 आने वाला है। ठीक है, आराम से बेफिक्र होगा। आपको जो नोट्स मिला है, जो आपको क्लास में पढ़ाया गया, बस उतना पढ़िए बस। और जो आपको वीडियो मिल रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत क्वेश्चन आपको अंदर से मिल जाएगा। ठीक है, ये जैक का क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या बोला गया है? स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष? देखिए यहाँ क्या दिया? स्वतंत्र भारत मतलब देश जब आज़ाद हो गया था उसके बाद पहली जनगणना कब हुआ था? तो आपको पता है कि पहले जनगणना कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, लेकिन आपको स्वतंत्र भारत नहीं देके सिर्फ आपको भारत दे दें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1881। क्या हो जाएगा? 1881 में भारत में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? स्वतंत्र भारत। तो क्या हो जाएगा? 1951 इज द राइट आंसर। ठीक है, बस देखिए, देखने से बड़ा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा तब आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको अंदर से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 5 में आपसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन 5 में आपसे यहाँ पे बोला गया है समय के अनुसार समूहित किए जाने वाला आंकड़ों के वर्गीकरण को कहते हैं। क्या? समय के अनुसार। तो समय को क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। काल तो क्या हो जाएगा? कालानुक्रमिक। ठीक है, आपका क्रमिक वर्गीकरण इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि क्या समय दिया, समय क्या हो जाएगा? काल। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6 में आपसे क्या बोला गया है? किसी वर्ग का मध्य बिंदु, ठीक है, का मान ज्ञात किया जाता है। तो मध्य बिंदु का मान कैसे ज्ञात करते हैं? उच्च सीमा और निम्न से सीमा का एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं ना। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत द्वारा। ठीक है, आपको याद रखनी जब भी मध्य बिंदु बोले। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 7 में। 7 में क्या बोला गया आपसे? परास से क्या तात्पर्य? आपको पता है परास कैसे निकालते थे? जो आपका अधिकतम होता था और जो सबसे कम यानी कि न्यूनतम होता था उसको हम घटा देते थे, तब मेरा परास निकलता था। तो आपका कहाँ दिख रहा है? आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है बी में, है कि नहीं है? अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परास। क्या बोलते हैं? परास, है ना। अधिकतम और आपका न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर उल्टा नहीं कर देना आपको। देखिए यहाँ पे, यहाँ न्यूनतम अधिकतम, आपको पहले अधिक उसके बाद छोटा यानी कि न्यूनतम, उसका अंतर यानी कि घटाव को बोलते हैं परास। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 8 में। क्वेश्चन 8 में क्या बोला गया आपसे? वृत्त आरेख है, मतलब जो वृत्त लेके हम ऐसे से करते हैं, बनाते हैं वृत्त आरेख। ठीक है, तो वृत्त आरेख क्या है? एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय या आपका अविमीय। क्या हो जाएगा आपका? एक विमीय है। क्या है? एक विमीय। वृत्त क्या है? एक विमीय। ठीक है,
चलिए चलते क्वेश्चन 9 में। क्वेश्चन 9 में आपसे क्या बोला गया है, आयात चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। तो बता दें जो आयात चित्र होता है उससे हम बहुलक ज्ञात करते हैं। कौन सी? बहुलक इज द राइट आंसर, मॉड। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 10 में। क्वेश्चन 10 में क्या बोला गया आपसे, वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है जिसमें प्रत्येक भाग का हिस्सा यानी कि अंश कितना होता है। तो आपको बता दें कितना होता है, 3.6 डिग्री। कितने डिग्री? 3.6। क्योंकि आपको पता है कि जो पूरा आपका वृत्त होता है, इस वृत्त का जो आपका कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना? 360 डिग्री। जब इसको पूरा हम एक मतलब 360 डिग्री को जब पूरा हम 100 हिस्सों में बांट देंगे तो 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हो जाएगा। कितना आया? 3.6 डिग्री। ठीक है, आंसर 3.6 हो जाएगा। चलिए चलते हैं 11 में क्या बोला गया आपसे, दिए गए आंकड़ों से बहुलक का मान कीजिए। बहुलक क्या होता है? जो बहुत बार आता है। ठीक है, ऑप्शन में ए है, बी का 15 है, सी का 26 है, डी का 52। इसका क्या आंसर होगा? तुरंत निकालते हैं। देखेंगे फिर 10 कितना बार आया है। 10 आपका एक बार भी नहीं आया है तो 10 हो जाएगा 0। ठीक है, 15 आपका मतलब कितना बार आया है? एक 15 यहाँ आया है और आपका कहीं 15 मतलब एक ही बार आया। चलिए 26 कितना बार आया? देखिए तो 26 आपका 1 2 3, 26 आपका 3 बार आया। ठीक है, 52 कितना बार आया? देखिए तो 52 सिर्फ आपका एक बार यहीं सिर्फ आया, एक बार। देख लीजिए सबसे अधिक बार कौन आया? 26 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26। ठीक है, क्योंकि 26 क्या है, उसका आपका बहुलक बहुत अधिक बार आया। ठीक है, जो अधिक मतलब सर्वाधिक बारंबारता इसका होता है उसको बोलते हैं बहुलक। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 12 में क्या बोला गया है, चतुर्थक वह मान है जो दिए हुए आंकड़ों को बांटती है। तो चतुर्थक में 4 कहाँ दिखे? 2 3 4, 4 सी में है तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बस आपको इसको देख के पता करना है। चतुर्थक 4 बराबर 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 13 में। क्वेश्चन 13 में आपसे क्या बोला गया, निम्नलिखित में से मध्याकार की क्या विशेषता है? कौन सी विशेषता है? तो मध्याकार की विशेषता यह है कि यह 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में है ना, यह आंकड़ा को 2 भागों में विभाजित करती है, बांटती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्याकार। क्या बोलते हैं? मध्याकार। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में से क्या बोला गया है, कितना आसान है। देखिए दिए गए आंकड़ों से परास याद करिए। कौन सी बोला है? परास। ठीक है, तो परास क्या होता है? तो बताया भाई जो अधिकतम होता है और जो न्यूनतम उसका घटा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, इसमें सबसे अधिक क्या है? 150 है। ठीक है, क्या है? 150। और आपका सबसे कम क्या है? 20 है। तो 150 में घटाओ 20 कितना होगा? 130। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 130। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में आपसे क्या बोला गया है, निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप करता है? देखिए समानता नहीं, यहाँ पे असमानता मतलब जो आपका बराबर नहीं होता है उसको ये मापता है। तो कौन मापता है? तो आपको बता दे कौन मापता है ये, तो लॉरेंज वक्र। जो असमानता है उसको लॉरेंज वक्र मापता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 16 में। क्वेश्चन 16 में आपको क्या बोला गया है, दिए गए आंकड़ों से मानक विचलन की गणना कीजिए। ठीक है, आपका 4 5 6 7 8 दिया। ठीक है, जब हम सबको मतलब भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा? 1.441। ठीक है, इस ऐसे मेरा मानक विचलन निकलता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 17 में। क्वेश्चन 17 में आपसे क्या बोला गया है, निम्न चित्रों 2 चरों के बीच रुक जाइए, क्या बोला है? 2 चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध को दर्शाता है? ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक x दिया, एक y दिया और आपका इस करके डॉट 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 दे दिया। ठीक है, तो मतलब आपका ये क्या दर्शाता है? ये आपका दर्शाता है पूर्णतः घनात्मक सहसंबंध। क्या दिखाता है? घनात्मक आपका पूर्णतः घनात्मक सहसंबंध। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर इस पर आपका फिगर आ जाए तो आपको लिखना है पूर्णतः घनात्मक सहसंबंध। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 18 में। क्या बोला गया है, पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान होता है। जो पियर्सन का सहसंबंध गुणांक मान होता है वो +1 से -1। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन डी में +1 से -1 के बीच होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 19 में। क्या बोला गया आपसे, कीमत सूचकांक क्या मापता है? तो बता दे कीमत सूचकांक क्या मापता है। ये आपका मापता है कि आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की जो कीमत में जो औसत परिवर्तन है उसे मापता है। तो आपको ये कहाँ दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, है ना। आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमत में औसत परिवर्तन को बोलते हैं कीमत सूचकांक। ठीक है,
चलिए चलते क्वेश्चन 20 में। 20 में क्या बोला गया आपसे, पासे का मूल्य सूचकांक के भार के रूप में किस मान को लिया जाता है। तो यदि हम पासे का मूल्य सूचकांक को भार के रूप में मापेंगे तो क्या लेंगे, Q1, क्या लेंगे, Q1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 21 में। क्वेश्चन 21 में क्या बोला गया है, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास शुरू हुआ है। तो पता देखिए, जितना आपका पंचवर्षीय योजना आया है उसी में कृषि बढ़ा था, उद्योग बढ़ा था। तो कब ये सब हुआ है, आपका 1901 से 1999 के बीच में सब हुआ है ना। तो मतलब आपका लगभग 1950-60 में हुआ है। तो ये कौन सा दशक हुआ आपका, ये कौन सा 20वीं हुआ। ठीक है, तो कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी आंसर 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 22 में। 22 में क्या बोला गया आपसे, भारत में जननांगीय संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को, किस समय को माना जाता है। ठीक है, तो जननांगीय संक्रमण मतलब किस अवधि में अधिक मतलब जो है जनसंख्या पहली बार विस्फोट कर गया, मतलब बढ़ गया। ठीक है, कब, तो 1921 के पहले। क्या हो जाएगा, 1921 के पहले के पूर्व। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में है ना। 22 का जो ऑप्शन ए आंसर वर्ष 1921 के पूर्व हो जाएगा, यानी कि पहले, बिफोर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 23 में। क्वेश्चन 23 में आपसे क्या बोला गया है, भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना जो है वो किस देश से लिया गया है। तो पंचवर्षीय योजना जो हम लोग पंचवर्षीय योजना को शुरू करते हैं, ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना जो शब्द है वो किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन में 24 में। 24 में क्या बोला गया आपसे, प्रशुल्क लगाया जाता है, प्रशुल्क। ठीक है, तो प्रशुल्क जो सामान हम बाहर से मंगाते हैं दूसरे देश से, उस पर जो टैक्स लगता है, जो भारत सरकार उस पर टैक्स लगाती है। मान लीजिए बाहर से कोई सामान आ रहा है आपका देश में, ठीक है, तो उस पर जो टैक्स लगाता है उसको बोलते हैं प्रशुल्क, मतलब जो आयातित वस्तु पर जो वस्तु आ रहा है। तो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में, आयातित वस्तु पर प्रशुल्क लगाया जाता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 25 में। 25 में क्या बोला गया आपसे, 25 में आपका थोड़ा सा यहाँ जूम आउट कर देते हैं। हाँ, अब आपको सही दिख रहा है। 25 में क्या बोला है, भारत जैसे देशों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कारण हो सकता है, कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला दिया है निम्न पूंजी की आवश्यकता। ये सही है कि क्योंकि यहाँ पे निम्न पूंजी की मतलब आवश्यकता है, इसलिए लघु उद्योग यानी कि छोटे उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है। दूसरा है अधिक रोजगार का सृजन करने में सक्षम, क्योंकि जो आपका लघु उद्योग है वो ज़्यादा आपका रोजगार आपका वो करता है। ठीक है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ क्या है, बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम, ये नहीं, क्योंकि जो आपका छोटा उद्योग है वो बड़े बड़े उद्योग को कंपटीशन मतलब देने के लिए इस सक्षम नहीं होता है। तो 1 और 2 सही है। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में देना, 1 और 2 सही है। क्या है, 1 और 2 सही सिर्फ। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 में आपसे क्या बोला गया है, विश्व व्यापार संगठन है कि WTO है ना, WTO का गठन किस वर्ष किया गया था, किस वर्ष, 1995 में। कब, कहाँ पे, 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा, याद रखना है, जेनेवा स्विट्जरलैंड है ना, याद रखना है आपको, इसका मुख्यालय है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की WTO। तो WTO का गठन 1995 किससे बना है, गैट से। किससे बना है, गैट से है ना। गैट का ही नाम बदल कर रखा गया WTO। ठीक है, गैट की स्थापना कब हुआ था, 1948 में। ये भी याद रखना, कुछ ही पूछ सकता है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 27 में। क्वेश्चन 27 में क्या बोला गया आपसे, नई आर्थिक नीति 1991 का 3 उपवर्ग है। देखिए, जब 1991 में नई आर्थिक नीति लाया गया था तो उदारीकरण भी आया था, निजीकरण भी, वैश्वीकरण भी, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 28 में। क्वेश्चन 28 में आपसे क्या बोला गया है, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या है। जो वर्तमान में जो सार्वजनिक क्षेत्र का सरकारी क्षेत्र है उसमें सुरक्षित उद्योगों की संख्या कितना है, 3 है। कितना है, 3। ठीक है, लेकिन आपको बोलते हैं कि कितना उद्योगों के लिए लाइसेंस जो है लेना क्या है, जरूरी है, कितना, 6। कितना हो जाएगा, 6 उद्योग के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। लेकिन जहाँ पे आपका सार्वजनिक क्षेत्र आ जाए तो वहाँ 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 29 में। 29 में क्या बोला गया आपसे, भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया। तो भारत सरकार ने शिक्षा का जो अधिकार
अधिनियम है वो 2009 में पारित किया गया था। कब? 2009। भले आपका तभी आपका लागू नहीं हुआ था, लेकिन 2009 में पारित कर दिया था। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 30 में। क्वेश्चन 30 में आपसे क्या बोला गया है? विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है। यानी कि विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था का सबसे श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश कौन सा है? आयरलैंड। कौन सा? आयरलैंड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन में 31 में। 31 में क्या बोला गया आपसे? मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए। मतलब कौन सा इसमें जो कथन है और यहाँ पे एक कारण दिया है। तो कथन क्या है? मानव पूंजी अदृश्य होती है। सही बात है, जो मानव पूंजी है वो हमें दिखता नहीं है, भले उसमें खर्च करते हैं, वो है ना, वो अदृश्य होता है। सही बात है, आपका यहाँ पे कथन सही है। अब देखते हैं कारण। यह धारक के मस्तिष्क में रची बसी हो। सही बात है, यह सिर्फ क्या होता है, जो धारक है उसमें मन में बस बसा होता है ना, कि इसमें निवेश कर रहे हैं, मानव के ऊपर खर्च कर रहे हैं, ये कभी ना कभी हमें फायदा देगा, है ना। तो ए और आर क्या दोनों सही है। कहाँ दिख रहा है आपको? ये ऑप्शन सी में दिख रहा है ना। ए और आर दोनों सही है, और एस और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है, मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन हम लोग 32 में। 32 में क्या बोला गया है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। तो जहाँ ऑपरेशन फ्लड दे, इसका क्या हो जाएगा? दूध के उत्पादन से। ठीक है, लेकिन जैसे आपका दे दे हरित क्रांति, क्या हो जाएगा? अनाज के उत्पादन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए चलते क्वेश्चन 33 में। 33 में क्या बोला गया आपसे? पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध किस में है? किससे है? ठीक है, पर्यावरण मित्र कृषि में जैविक खाद के प्रयोग से। ठीक बात है, क्योंकि हमें अगर खेती में जैविक खाद का प्रयोग करेंगे तो वो पर्यावरण मित्र, उससे ज़्यादा हमको खेत का नुकसान नहीं होता है, पर्यावरण नुकसान नहीं होता है। ठीक है, लेकिन 2 में क्या दिया है? रासायनिक खाद एकदम खतरनाक है, रासायनिक कीटनाशक एकदम खतरनाक है, कीटनाशक के प्रयोग से खतरनाक है। क्या हो जाएगा? बस ऑप्शन ए राइट आंसर। कृषि में जैविक खाद के प्रयोग से यह एक पर्यावरण मित्र टेक्नोलॉजी है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 34 में। क्वेश्चन 34 में आपसे क्या बोला गया है? भारत में अधिकांश श्रमिक रोजगार का स्रोत निम्न में से क्या है? मतलब भारत में अधिकांश जो श्रमिक है, जो कर्मचारी, जो लोग हैं, उसको रोजगार कहाँ मिलता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या एबीसी दोनों? आपको पता किस में होता है? प्राथमिक क्षेत्र में अभी भी लोग अधिक लगे हुए हैं, खेती बाड़ी, खनन, है ना, पशुपालन, इस में लोग अधिक काम कर रहे हैं। चलिए चलते क्वेश्चन 35 में। पहले क्या बोला गया है? निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाती है? जो निर्माण मजदूर है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है वो? दिहाड़ी मजदूर। क्या कहलाता है? दिहाड़ी। जो मतलब जो मजदूर निर्माण कर रहा है कोई फैक्ट्री में, उसको दिहाड़ी मजदूर क्या बोलते हैं? दिहाड़ी मजदूर। मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिहाड़ी मजदूर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए चलते क्वेश्चन 36 में। 36 में क्या बोला गया आपसे? नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। नवीकरण बोला है। नवीकरण मतलब क्या? जिसको हम नया कर सकते हैं, फिर से उसको हम उपजा सकते हैं। ठीक है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है? वनों में पेड़। वन यदि एक बार कट जाता है तो फिर हम गाछ को रोप कर फिर से हम सब पेड़ उसको उगा सकते हैं, यानी कि यह क्या? नवीकरण है। दूसरा क्या है? समुद्र में मछलियाँ। समुद्र में मछली उसको मारते हैं, फिर आता है, मारते हैं, फिर आता है, इस ये भी क्या? नवीकरण है। लेकिन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ए भी दोनों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या डी में? जीवाश्म ईंधन, जो आपका कोयला है, पेट्रोल है, उस सबको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, एक दिन सब क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्या बोला गया आपसे यहाँ पे? चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जो हिमालय पर्वत है उसमें वनों को बचाना, जंगलों को बचाना, यही था चिपको आंदोलन, है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 में क्या बोला गया आपसे? वैश्विक उष्णता मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है? उसका प्रमुख कारण है कि जो ग्रीन हाउस गैस है वह बढ़ रहा है। मतलब ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या हो रहा है? CO2 बढ़ रहा है, जिसका कारण से क्या हो रहा है? आपका वैश्विक उष्णता, आपका वैश्विक उष्णता मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग वो बढ़ रहा है, पृथ्वी की जो गर्मी है वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। आपसे क्या बोला? 10 में चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किए गए कम्यून का संबंध किससे है? तो जो चीन में जो गांव वाले क्षेत्र है उसमें कम्यून आपका मतलब शुरू किया गया है। तो कम्यून का मतलब क्या होता है?
क्या उनका मतलब होता है सामूहिक खेती, मतलब मिलजुल के खेती करना, उसको बोलते हैं सामूहिक खेती। ठीक है, ये अच्छा आपका माना जाता है, इससे फायदा भी होता है। लेकिन आपका यहाँ पे भारत में मतलब ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपसे बोला गया है मानव विकास संकेतों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पे है। मानव विकास के मामले में भारत तो है ही, लेकिन भारत से अधिक क्या है, नेपाल है। पाकिस्तान तो एकदम गेलो गुजरला, उसका तो बातें नहीं करना है। नेपाल का ठीक ठाक है, पर चीन क्या है, सबसे अभी अधिक है। ठीक है, तो इसका आंसर चीन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ आपका 40 आंसर खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, टेक केयर, गुड बाय।